अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीरा शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में जरा आपको इंटरेस्टिंग कुछ चीजें सामने रखेंगे। इंटरेक्शन हुआ आज हमारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब के, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान वजीर आला हैं। उनसे आज मुलाकात का मौका मिला और टीवी एंकर सहाफ़ी जो इस्लामाबाद बेस्ड थे उनको मदऊ किया गया था और उनके साथ इंटरेक्शन में बड़े सवालात हुए, बड़ी कुछ उन्होंने चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने रखी। और मेरा अगर आप ओपिनियन आप पूछें सोहेल आफरीदी साहब के उस पहले इंटरेक्शन में मैंने उनको कैसे पाया, बड़ी कोई कूल हेडेड, बड़े काम, एक कंपोज्ड शख्सियत के मालिक लगते हैं। बड़े बखूबी वाकिफ हैं, जो उनके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, पूरे मुल्क में जिस तरह की एक फिजा कायम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत कुछ जो उनके साथ हो रहा है, वो भी हमारे सामने रखा। बड़े मुश्किल सवालात बड़े समझदारी के साथ उन्होंने उसका जवाब दिया, हमने भी उनसे सवालात किए। और क्या-क्या बातें की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक और आफरीदी के मुतालिक जो है उन्होंने क्या बात की, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और नवंबर में क्या कुछ हो सकता है और नवंबर के बाद क्या कुछ हो सकता है, उससे मुतालिक भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने सामने रखी। और जो उनका एक मेन मुकदमा है, सबसे पहले तो उसी से उसका आगाज़ हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन चाहा, तो सबने बारी-बारी अपना इंट्रोडक्शन अपने जिस इदारे से मुंसलिक हैं सबने वो बताया। और उसके बाद सोहेल आफरीदी साहब ने फिर अपना जो उनका मुकदमा है, वो जिस तरह से आप कहते हैं ना कि अवाम के सामने, तो पहले मीडिया के सामने उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही आपको याद होगा कि मीडिया से सवाल किया था जब वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। 7वीं बार भी उनको मुलाकात की इजाज़त इमरान खान साहब से नहीं दी गई। बावजूद इसके कि तमाम वो कहते हैं कि उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स चीफ जस्टिस साहब से भी उनको लिखकर भी उन्होंने दरियाफ्त किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी खत लिख डाला, एक जेस्चर अपने तौर पे उन्होंने कहा मैंने शो किया, ये मेरी तरफ से जो है वो एक जेस्चर ही था, कि मैं अगर उनको खत लिख रहा हूँ और मैं उनसे दरियाफ्त कर रहा हूँ या इस्तदा कर रहा हूँ कि भाई इमरान खान उनके लीडर हैं, उनसे मुलाकात करवाई जाए। क्यों नहीं करवाई जा रही, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर लीडरान जो है जेल में, सबसे मुलाकातें करने की इजाजत उनको हुआ करती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का आज फिर उन्होंने हवाला दिया कि उन तक से फ़ोन पे बात करके उन्होंने इस्तदा की। जब सारे उन्होंने रास्ते, सारे एवेन्यूज़ को उन्होंने टैप करके देख लिया, तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया के सामने सवाल रखा था कि जी अब मुझे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? तो उसी से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू का आज भी आगाज़ किया, कि मैं यही कुछ जो है वो आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग सब बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। सहाफ़ियों से उन्होंने कहा और साथ-साथ उन्होंने कहा मीडिया मुझे गाइड करे कि मैं जो है वो अडियाला जेल में मीटिंग के हवाले से वो कौन-सा रास्ता मेरे से रह गया है, जो मैं अडॉप्ट मैंने नहीं किया हो, मैंने इख्तियार ना किया हो, कौन-सा ऐसा रास्ता है? तो आप मुझे गाइड करें कि मैं कौन-सा रास्ता ऐसा इख्तियार करूँ, जिससे मेरी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। और घूम फिर के जो सवालात उनसे हो रहे थे, उसमें एंगेजमेंट के हवाले से ज़्यादा चीज़ें उनसे पूछी जा रही थी कि भई आप को पता है, और पहला सवाल उनसे किया गया कि आप वो रास्ता क्यों नहीं अडॉप्ट करते, या आप सोच रहे हैं वो रास्ता इख्तियार करने का कि जो अली अमीन गंडापुर इख्तियार किया करते थे, उस रूट से अगर आप जाने की कोशिश करें तो शायद आपको मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। जिस पर उन्होंने हँसते हुए, मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे। वो बड़े डिफ़िकल्ट सवाल भी, वो बड़े बहुत ही काम एंड बड़े कंपोज़्ड वे में उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे और बहुत ठोस अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रहे थे। वो ये नहीं था कि किसी सवाल से वो बचने की कोशिश या इवेड किया, या किसी सवाल को उन्होंने रिस्पॉन्ड ना किया हो, या किसी सवाल पे उनको बरहमी का इज़हार किसी सवाल पे किया हो। ऐसा नहीं था। वो अगरचे यंग काफ़ी हैं, 36 साल उनकी उम्र है, लेकिन वो पक्के ज़रूर हैं। उनको हालात के हवाले से बखूबी वाकिफ़ है, उनको ये समझ आ रही है कि किस तरह से अब मैंने एक रास्ता अडॉप्ट करना है और आगे बढ़ रहे हैं वो। उन्होंने इस बात का जवाब ये दिया कह के अली अमीन गंडापुर साहब वाले रास्ते को क्यों नहीं अगर अडॉप्ट कर लिया जाता, तो वो कहते हैं मुझसे ये सवाल कल भी हुआ तो मुझे मेरी हँसी निकल आई। वो कहते हैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, इमरान खान से मेरी मुलाकात करवा दी जाएगी, उसके बाद मैं बंद दरवाजे भी खटखटाऊँगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। यानी कि वो कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नरमी इख्तियार करें, इन अदर वर्ड्स, तो हम भी फिर उसी पिच पे आके आपके साथ जो है, नॉट दैट कि वी विल फोरगो कि आप तमाम जो आपकी डिमांड्स हैं उससे हम जो है वो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे मुतालबा है, हमारा मुतालबा है इमरान खान साहब से मुलाकात उनके बकौल। और वो कहते हैं कि वो मुलाकात करवा ले, उसके बाद हम एंगेज भी करेंगे। मैंने उनसे सवाल किया कि एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था, आपको याद होगा कुछ अरसा कबल, जिसमें वो नहीं गए थे, ऑल्दो उनको मदऊ किया गया था और वो उसमें शरीक नहीं हुए थे। उनके जगह मुजम्मिल असलम साहब उसमें रिप्रेजेंट उनको कर रहे थे, और मुजम्मिल असलम साहब के मैंने वीलॉग में भी आप लोग को याद होगा बताया था
कि मुज़म्मिल असलम साहब को, चूंकि सारे तमाम चीफ मिनिस्टर्स भी उसमें मौजूद थे, तो सारे सीएम्स के बाद उनको मुज़म्मिल असलम साहब को आखिर में बारी दी गई थी। लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब को मैक्सिमम, हमें ज़राए बताते हैं कि मैक्सिमम टाइम दिया गया था गुफ्तगू करने का, अपना मुकदमा रखने का सूबे का। और जो उन्होंने तमाम बातें सामने रखी, जिस पर इवन आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल साहब ने भी बहुत तसल्ली से वो गुफ्तगू सुनी, और उसके बाद उन्होंने वहीं पर उस मीटिंग के अंदर हिदायत दी थी मोहसिन नकवी साहब को कि जी आप ये नोट करें और आप इसके हवाले से अहकामात को यकीनी बनाएं, आप डायरेक्टिव्स को यकीनी बनाएं। सो एक अच्छा, एक पॉजिटिव जेस्चर जा रहा था, जिस पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, बहरहाल उन्होंने कहा कि वो उस वक्त गंदम से मुतालिक जरूर मामला था, लेकिन उसमें मुजम्मिल असलम मैं नहीं गया। पर अभी एनएफसी अवार्ड जो है, वो एनएफसी के इजलास के हवाले से, जो कि 4 दिसंबर को एनएफसी का इजलास तलब किया गया है, उस इजलास में सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं मैं जाऊंगा। और ये बड़ी खबर है, क्योंकि बावजूद इसके कि वो कहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस किस्म का आपने सलूक रखा हुआ है, और आज इस मुलाकात में भी उन्होंने ये पूरा मुकदमा सामने रखा, जो उनके सूबे का मुकदमा है, सूबे की अवाम का मुकदमा है, सूबे की अवाम की महरूमियां हैं, सूबे की अवाम के साथ जो वफाक, वो कहते हैं कि जी वफाक के साथ एक सूबे की जो है वो एक आप बेतौकीरी कर रहे हैं, उनकी उनको आप बिल्कुल आपने आइसोलेटेड रखा हुआ है, कॉर्नर किया हुआ है एक सूबे को। आपके सूबे के बकायात हैं जो वफाक ने देने हैं, वफाक अगर वो देगा तो फिर क्या कुछ वो कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन उन्होंने ये जरूर बात मेंशन की कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है, वो 20 सालों से कबायली इलाकों में जो लोग हैं, कबायलियों के साथ वो 20 साल से हो रहे हैं। जो पीटीआई के साथ अभी आप जो कुछ देख रहे हैं इस वक्त, जिस किस्म के एक ऑपरेशन या ऑपरेसिव टैक्टिक्स जो अडॉप्ट किए हुए हैं, वही सोहेल आफरीदी साहब ने आज कहा कि कबायलियों के साथ तो आपने एक 2 दहाइयों से जायद के अरसे से आप यही सलूक कर रहे हैं, ना उनके इश्यूज को कवरेज मिलती है मीडिया में, ना वो बातें हाईलाइट होती हैं, एक नारवा सलूक आपने बढ़ता हुआ है। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये कि आप ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो उनको मज़ीद आप इस तरह से मौत के घाट उतार रहे हैं। वहाँ के लोगों में एक गम और गुस्सा है। आप स्टेक होल्डर्स को बगैर ऑन बोर्ड लिए बंद कमरों में कैसे फैसले कर सकते हैं? आज बार-बार उनका स्ट्रेस इसी बात पे था कि बंद कमरों के बजाय स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लीजिए और पॉलिसी शिफ्ट की तरफ आइए। आपको पॉलिसी शिफ्ट करनी होगी, क्योंकि लोगों में एक रेज है। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि उनसे सवालात में उनको बताया जा रहा था, आपको याद होगा जो कुछ हफ्ते कबल आईएसपीआर की जो ब्रीफिंग थी, जिसमें हमें बताया गया था जो खैबर और स्पेशली तीरा में जिस किस्म के मामलात हैं, और पूरा एक ड्रग कार्टेल का हमें बताया गया कि कैसे ये क्रिमिनल पॉलिटिकल एक टेररिस्ट नेटवर्क है या नेक्सस है, जिसके जरिए बाकायदा ये पूरी ड्रग की प्लांटेशन और कितने 12,000 एकड़ पे जो है ये पूरी इसकी वो हो रही है, प्लांटेशन हो रही है, उसकी कल्टीवेशन, और उसके साथ साथ ही इसमें इसके थ्रू जो है वो कितने अरबों रुपए जो है वो कमाए जा रहे हैं, अरबों डॉलर्स की मद में भी जो है वो आ रहे हैं। सो ये एक पूरा एक नेक्सस था, जो कि बार बार अगर स्ट्रेस खैबर पे है, मुराद ये है कि जी वहां से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब का ताल्लुक, बार बार जो इस नेक्सस की बात की जा रही, क्योंकि आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने खुद भी एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग बात सामने रखी सबके, और उन्होंने कहा कि मेरे पास इत्तलात हैं। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, एक सूबे का वजीर आला कह रहा है कि मेरे पास इत्तलात है कि ये आने वाले दिनों में, ये से मुराद आपको पता है मुकदमात किस तरह बन रहे होते हैं, मुकदमात बनाए जाएंगे एएनएफ में, एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, मेरे और मेरे खानदान के खिलाफ। सो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से इन्होंने बात की है कि उनके पास इत्तलात आ चुकी हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास, कि उनके और उनके खानदान के खिलाफ, उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ एएनएफ में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, मुकदमात बनाए जाएंगे। ये बहुत अलार्मिंग बात है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उनका पीएनआईएल पे नाम डाला हुआ है, पासपोर्ट्स के वो जो रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, उनके पास बतौर एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना चाहिए, वो उनके पास अब तक मौजूद नहीं है, वो ब्लॉक किया हुआ है। गंडापुर साहब अपने जाते जाते जो इंकशाफात कर रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि जी गुज़िश्ता 1 आध साल से तो उनका पासपोर्ट भी जो है वो ब्लॉक्ड था। वही चीज़ एक नया जो नौ मुंतखब वज़ीर आला है, नौजवान वज़ीर आला है, जिससे कोई अभी तक आपकी बज़ाहिर तो या जो दूसरे साइड है, उससे कोई ऐसी फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, या माजी की कोई एक टेंशन्स एग्जिस्ट नहीं करती। उसका आपने ऑलरेडी उसका नाम आपने पीएनआईएल पे डाला हुआ है, वो ट्रैवल नहीं कर सकता बतौर एक चीफ एग्जीक्यूटिव, जहां पे हमें मरियम नवाज साहिबा नजर आए, क्लाइमेट चेंज और ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस जो है वो उसमें शरीक हो रही हैं, चीन जा रही है, जापान जा रही है, वो हर जगह
पहुंच रही हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो ये एक सलूक है वो सबको नजर आ रहा है फिर, और जो कि नहीं होना चाहिए, ये कंडेमनेबल है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव has all the right to travel, has all the right to have his name of the PNIL। क्यों आपने डाला है, वजह क्या है, ये मतलब सबसे बड़ा जो सवाल है कि PNIL पे आपने एक सूबे के वजीर आला का नाम डाला, किस किस वजह से आपने डाला है और क्यों डाला है, मतलब इसके ऊपर जो है वो अथॉरिटीज की सर्जनिश होनी चाहिए, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद पर्सनली इस बात का नोटिस लीजिए। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है वो कहते हैं कि जब आप इस किस्म का सलूक एक सूबे के साथ रखेंगे तो फिर इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जी नफरतें बढ़ेंगी और नफरतों को कम करना है। वो कह रहे हैं कि पॉलिसी शिफ्ट की तरफ आइए, पॉलिसी शिफ्ट कीजिए, और मेरे लोगों की, मेरे सूबे की जब बात होगी तो वो बहरहाल उस हवाले से उनको पॉलिसी को वो एंडोर्स भी करेंगे। साथ साथ सोशल मीडिया का भी सवाल हुआ कि जी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसा लिखा जा रहा होता है, आप उससे इत्तेफाक करते हैं, तो उन्होंने कहा हमारा सोशल मीडिया तो हमारे ही खिलाफ जो है वो भी हम भी उससे नहीं बचे हैं, और ये बात सच है क्योंकि जो प्रेशर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से इवन वजीर आला फेस कर रहे हैं, जिस किस्म के जो ट्वीट्स हो रहे हैं, सो उससे तो वो भी बचे नहीं है उसके शर से। लेकिन साथ साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि उनके लिए एक नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, फॉर ड्रग्स, फॉर एनीथिंग इलिसिट, गैर कानूनी कोई भी अमल होगा उसके लिए उनकी एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बरमला इस बात का इजहार किया, मैंने इस बात को रिकन्फर्म करने की कोशिश भी की ओवर द टाइम, क्योंकि हमें जब DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ये जी बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल नेक्सस है, सो मैं आई वाज ट्राइंग टू प्रोब दैट पॉलिटिकल नेक्सस, एंड क्योंकि अगर वो खैबर से है तो खैबर से ताल्लुक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का है, आफरीदी साहब खुद का है, तो तीरा वगैरह में क्या उनकी किसी भी सतह पे सरपरस्ती, दहशत गर्दों को वहां पे जो पूरा एक माफिया बैठा हुआ है, ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल्स को, क्या इनकी कहीं से भी सरपरस्ती हासिल है? मुझे इवन मैं आपको बताऊं कि मुझे सरकारी सतह पे जो हमारे जराए हैं उन्होंने ये बात लिटरली ये बताई है, और मैं ये ठोस जराए से आपके सामने ये बात रख रही हूँ। मुझे सरकारी जराए बताते हैं सोहेल आफरीदी साहब बहुत सादा बंदा है, कुछ उसका ये इस किस्म की ऐसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बिल्कुल सादा बंदा है, और ये अगले क्यों इस किस्म की बातें कर रहे हैं ये भी मजाक खेज बहुत है, और अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। तो लिहाजा आफरीदी जो है वो बड़ा साफ बंदा है, आफरीदी का कुछ नहीं, यंग है, ग्रास रूट्स लेवल से आया है, सादा बंदा है, फैमिली बहुत सादा है, कोई इस तरह की चीजों में नहीं। और आज आफरीदी साहब अपनी इस हमारी मुलाकात में हमें बता रहे थे कि जी वो किस तरह से, मतलब अब आप हैरत ज़्यादा होंगे क्योंकि एक तरफ आपको दूसरे सूबे के वुज़राए आला नजर आते हैं जिनकी जाहिर है जद्दी पुश्ती एक बड़ी उनकी एक जनरेशन जो है वो बहुत कुछ प्रॉपर्टीज बना चुकी हैं, पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या वाले बयानात भी हमारे सामने, फिर बहुत कुछ नजर भी सामने आता है। बहुत अरसे से दीगर जमातें जो है वो इक़्तिदार में हमें नजर आई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में बताते हैं कि मैं अपने लिए 5-7 मरले का घर तक खरीद नहीं सकता, ये उनकी इस वक्त पोजीशन है। और उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने कोई 7-10 मरले का घर बना लिया तो आप सब मुझसे सवाल कीजिएगा कि ये मैंने कैसे बनाया है। लिहाजा ये बहुत ही सादा थे, सादा तबीयत के मालिक, और चीजें जो है वो हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा मेरे लिए इमरान खान ही का मौकफ बिल्कुल एक फाइनल एक डिसीजन है, एक फाइनल मेरे लिए एक वर्ड है, और इमरान खान कहता है आज़ादी या मौत। आज उन्होंने रिएटरेट किया इस मुलाकात में भी इमरान खान साहब के इस पैगाम को। साथ साथ उन्होंने कहा कि रियासत से सिर्फ एक ही सवाल है कि रियासत से हम अपने लोगों की, अपने सूबे की आवाम की जिंदगी मांग रहे हैं। तो मीडिया में जो कुछ एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा था कि सोहेल आफरीदी जो है वो बड़े कोई जारहाना अंदाज, ये कर देगा, वो कर देगा, टकरे मार रहा है, सोहेल आफरीदी ऑन द कॉन्ट्ररी बड़े कोई कूल हेडेड, एक बड़े कोई कूल टेम्परामेंट, हंसमुख, खुश मिजाजी के साथ सवालात हैंडल करना, समझदारी के साथ जवाब देना, इस किस्म का एक जो शख्स है वो हमें उस तौर पे नजर आया जिसने मुश्किल सवालात, कॉम्प्लिकेटेड सवालात, डिफिकल्ट सवालात एंड नोइंग दैट यू नो दिस विल बी रिपोर्टेड, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने जवाब दिए, वेरी वेरी कंपोज, वेरी वेरी शार्प। उनके हवाले से, और जबकि हम दूसरे मिसालें देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा, आपको वज़ीर आला पंजाब की मैं मिसाल इसलिए दूंगी क्योंकि खातून, एंड आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग कि जब वो अगर इतना काम कर रही हैं, जो कि उनके काफी ऐसे काम भी हैं, मैंने अपने वीलॉग्स में भी जिक्र किया है कि इंक्रोचमेंट के हवाले से
मेरे अपने फैमिली मेंबर्स जो इवन लाहौर में रिजाइड करते हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, पिंडी वगैरह में भी है, इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मसला था जो कि वजीर आला पंजाब को बिल्कुल क्रेडिट इस बात का जाता है कि उन्होंने ये तजावुजात जो है इसका, ये जो गैर कानूनी तजावुजात हैं इसका ये क्लियर करवा के इन्होंने लाहौर के उन इलाकों को पूरा वो ऑपरेशन जो क्लीन अप हुआ है उससे बहुत लोग जो है इनके मौतरफ हो गए हैं। और ये मैं इसलिए भी कहूंगी क्योंकि मैंने लोगों से भी इस हवाले से सुना हुआ है आके ये एक बहुत मुश्किल एक काम था जो कि वजीर आला को क्रेडिट इस बात का जाता है। सो मरियम नवाज साहिबा जहां पर इतना काम कर भी रही हैं तो उनको तो मीडिया फेस करना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा एक सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं जो कि जाहिर है मीडिया हैंडलिंग वगैरह उनको उस चीज पे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माजी में इंटरव्यूज दिए भी हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का अब तक कोई आपको इंटरव्यू नहीं नजर आता, कोई इंटरेक्शन वो नहीं करती मीडिया के साथ। ऑल्दो अगर आप ये प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, आप ये गवर्नेंस पे इतने काम हो रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग टिकटॉक्स एंड सोशल मीडिया वीडियोस जो कि जाहिर है तनकीद की जद में भी आता है, आप मीडिया से तो इंटरेक्ट करें, सवालात ले मीडिया के, आप जैसे भी सवालात हो आप जवाब दीजिए मीडिया को। वन साइडेड अभी तक आपका पूरा एक नैरेटिव जा रहा है और मेरा ख्याल से मीडिया बीइंग एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द स्टेट उसको फेस करना चाहिए। आज इस शख्स ने जो कि पहली बार ग्रास रूट लेवल से उठा के इसको सीएम बनाया गया है, 36 ईयर्स ऑफ एज, वो भी आज तमाम सख्त सवालात भी ले रहा था, अपना पूरा एक अपना विजन जो है उसका क्या है, वो किस तरह से मामलात को आगे लेकर बढ़ने का ख्वाहिशमंद है, वो क्या चाहता है, वो अपने सूबे के लिए क्या सोच रहा है, वो किस तरह से प्लान्स एग्जीक्यूट करना चाहता है। उस हवाले से उसने अपनी बातें सामने रखी मीडिया के, उसने मीडिया के सवालात लिए, हर नौयत के सवालात लिए, सबको उसने सवाल का मौका दिया। आप बार बार उनसे एक एक सहाफी जो है वो 3-3 4-4 सवाल उनसे करा था एंड ही डिड नॉट माइंड, ही डिड नॉट हैव एन ऑब्जेक्शन, ही डिड नॉट रेज एन ऑब्जेक्शन। सबसे बहुत हम्बली वो मिला भी। अफगानिस्तान से भी मुतालिक बात हो रही थी कि जी अफगानिस्तान के ट्रेड कैसे ये सारा पूरा तरसील हो रहा है, चीजें ये जो है गुड्स जो है वो, और फिर आबादकारी भी जो टीटीपी ऑपरेटिव्स वगैरह की है उससे भी मुतालिक बड़ा हैरान कुन जो उन्होंने नंबर्स है वो सामने रखे। आबादकारी की बात होती है जिसमें अब भी हमें सिटिंग मिनिस्टर्स इस वक्त गवर्नमेंट के जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो हमें बरमला बता रहे हैं कि ये जो आबादकारी थी इसके जिम्मेदार जनरल फैज और जनरल बाजवा थे। इन्होंने ला के यहाँ पर उनको बसाया है, जनरल फैज, जनरल बाजवा। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं, मुसद्दिक मलिक साहब का भी कोट किया जाता है कि कोट की जाती है कि जी जनरल बाजवा ने लाके ये करवाया था। और 2022 में हुआ था, सोहेल आफरीदी साहब कह रहे थे उन 22,000 में से 11,000 तो मार दिए गए थे। सो ये एक ऐसा नंबर था जिस पर उनसे मुसलसल इस पर सवालात किए गए कि 11,000 मतलब ये कभी कोट नहीं हुआ, ये कहां से फिगर है। उन्होंने कहा आप फिर अब दूसरे साइड से आप ये वेरीफाई भी कीजिए। सोहेल आफरीदी साहब का ये कहना कि 22,000 2022 में 22,000 टीटीपी ऑपरेटिव्स जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे और 11,000 जो है वो मार दिए गए। तो यानी कि 11,000 मार के भी अगर 11,000 बचते हैं, जबकि एक दो रोज पहले डेनमार्क की जो रेप थी वो यूएन में बता रही थी कि अफगानिस्तान में इस वक्त 6,000 के करीब टीटीपी ऑपरेटिव जो है वो मौजूद हैं। अब ये नंबर जो है सिर्फ 11,000 अगर मारने के बाद भी यहाँ पर हैं, 11,000 में मजीद कितने एड ऑन हुए हैं ये भी बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि ट्रेसपासिंग जो है वो तो रुकी नहीं है, वो 2023, 2024, 2025 में तो बहुत ज्यादा थी। सो ये कितना ये फिगर मजीद एड ऑन हुआ है ये बड़ा अलार्मिंग है। ये तो अब यानी कि 22,000 से कहीं ज्यादा ये ऊपर जा सकता है। तो ये उन्होंने जरूर कहा कि दूसरे साइड से आप जो इसको वेरीफाई कीजिए, आप उनसे पूछिए, आप उनसे सवाल कीजिए। फिर स्मगलिंग की भी बात हुई कि भाई ये किस तरह से एंटर हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो रिपोर्टेड तो सिर्फ $2 बिलियन तक का अगर है, तो और जो अनरिपोर्टेड है वो कोई $40 बिलियन तक है, $38 बिलियन तक का ये जो गैप है, इसके हवाले से ये कौन अकाउंटेबल होगा, इसका कौन बताएगा, किस तरह से ये इसकी तरसील हो रही है, किस तरह से ये गुड जो है वो स्मगल हो रहे हैं। ये चीजें जो है वो आपको अकाउंट फॉर करनी होंगी और इस चीजों पे सवालात उठेंगे। किस तरह से हमें एक आध एरियाज उठा के बताया जाता है कि जी कितनी कल्टीवेशन हो रही है ड्रग्स की, ड्रग कार्टेल्स किस तरह काम कर रहे हैं पॉलिटिकल माफियाज की सरपरस्ती में। तो ये बहुत चीजें तो हमें बतानी है कि जी ये दरअंदाजी हो कैसे रही है, इसकी चेक जो है वो किसके अंडर आती है
और सवालात जो है वो फिर वहां पे भी रेज होते हैं। इसके अलावा मैं आपको जरूर बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात अब इस मीटिंग के हवाले से, और मैं ये लास्ट में फिर मैं इसको क्लोज करूंगी अपने इस वीडियो को, वीलॉग को। मजेदार बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि हमारे जो 3,000 अरब रुपए तक के जो बकायात हैं, जो वफाक के ऊपर ड्यू है, हमारे वफाक ने हमें देने हैं, वो वफाक हमें दे। ताकि उनसे सवाल हुआ था, एक सीनियर साफी ने सवाल किया था कि ये बच्चे जो हैं, चाहे वो अफगान बच्चे हो, चाहे वो केपी से आए हुए हों कबाइली, ये आके यहाँ पर भीख मांग रहे होते हैं, यहाँ पर वो आके गाड़ियां साफ कर रहे होते हैं, तो हमारा बड़ा दिल, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, हमारा बड़ा दिल दुखता है। बल्कि जब ये बात हुई तो वो चुप करके सुन रहे थे, तो उन्होंने आगे से कहा कि ये अगर कबाइली इलाकों में होता और जिस किस्म का हालात नजर आ रहे हैं वहां पर, तो वहां पर तो ये मारे जाते। तो इससे बेहतर है कि वो यहाँ पर हैं। सोहेल आफरीदी साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वफाक हमारे जो बकायात हैं, हमारे जो फंड्स हैं, उसको रिलीज करे, जो कि हैं 3,000 अरब रुपए तक के, वो रिलीज करें ताकि हम इन बच्चों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी एक एक्टिविटीज के लिए उनके बहुत चीजें, उनको फैसिलिटीज जो है वो फराम कर सके, बहुत चीजें उनके लिए बना सके, उनके लिए क्रिकेट के मैदान बना सकें। और वहां से फिर जो है वो रिजवान भी निकलेगा, वहां से फिर अच्छा वाला आफरीदी भी निकलेगा। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अच्छा वाला आफरीदी कह के जब उन्होंने ये वो किया तो सब हंस भी पड़े कि वहां के क्रिकेट ग्राउंड से जब वफाक हमें फंड्स देगा तो हम क्रिकेट ग्राउंड्स बनाएंगे बच्चों के लिए, और फिर वहां से ही रिजवान भी निकलेगा, वहां से भी एक अच्छा वाला आफरीदी निकलेगा। सो अच्छा वाला आफरीदी सोहेल आफरीदी साहब क्यों कह रहे हैं, अब मैं आपको उसका एक कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। शाहिद आफरीदी साहब जो इमरान खान साहब को अपना हीरो कहते आए, बड़े फिर एक अरसे तक ढके छुपे अल्फाज में इमरान खान साहब पे खूब तनकीद करना उन्होंने शुरू की, क्योंकि उन्होंने फिर अपना हीरो किसी और को बना लिया था। आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था कि आफरीदी तुम डरो मत, तुम इस तरफ आ जाओ, और आफरीदी साहब जो हैं वो रायवंड पहुंच गए थे मुलाकात के लिए। सो आफरीदी साहब ने क्लियरली अपने जो साइड थी वो पिक कर ली, उन्होंने चूज कर ली, उन्होंने अपना हीरो एक नया मुंतखब कर लिया। और फिर आफरीदी साहब की चालाकी अब आपको बताती हूँ। चालाकी उन्होंने ये दिखाई कि जब सोहेल आफरीदी साहब सीएम मुंतखब हुए, तो आफरीदी साहब ने फौरन मौका पाते ही सोहेल आफरीदी साहब को कॉल घुमाई, फोन कॉल की। सोहेल आफरीदी साहब फिर एक आफरीदी थे, तो उन्होंने उनकी कॉल आंसर नहीं की। हालांकि मैं आपको ये भी बताती चलूं कि शाहिद आफरीदी साहब के दामाद शाहीन आफरीदी साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को मुबारकबाद की कॉल की, और सोहेल आफरीदी साहब ने उनकी कॉल रिसीव की, उनकी मुबारक वसूल की, लेकिन शाहिद आफरीदी की कॉल जो है उन्होंने अटेंड नहीं की। तो शाहिद आफरीदी साहब को उस फोन कॉल ना अटेंड करने के हवाले से पैगाम मिल जाना चाहिए था उसी वक्त। और आज सोहेल आफरीदी साहब ने ये जरूर कहा कि हम प्ले ग्राउंड बनाएंगे, क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के लिए, ताकि उन क्रिकेट मैदानों से रिजवान भी निकले और अच्छा वाला आफरीदी भी निकले। आपको बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। बहुत से उनसे सवालात ये भी हुए थे सोहेल आफरीदी साहब से कि नवंबर का महीना है, 26 नवंबर को 1 साल होने को है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ करेगी, क्या कुछ करने जा रही है, क्योंकि सिस्टम में रह के अब तक आप उस तरह से फाइट बैक नहीं करते हुए दिखाई दे रही है आपकी जमात, तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, मैं एक तो जो बात उन्होंने इमरान खान साहब से मुतालिक की कि जी इमरान खान ने जो कहा है वही मेरे लिए फाइनल वर्ड है, आजादी या फिर मौत, और सिस्टम में रह के ही हमने लड़ना है। और नवंबर के मुझसे मुतालिक उन्होंने कहा नवंबर में कुछ कुछ होगा, लेकिन नवंबर के बाद बहुत कुछ होगा। और उन्होंने सबको कहा कि जी देखिएगा कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं। सो एक प्लान बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जो कि हमें ऑन द सरफेस नजर नहीं आता, बट क्या प्लानिंग हो रही है पीटीआई के अंदर, ये आने वाले डेज में हमें क्लैरिटी इस हवाले से मिलती हुई दिखाई देगी। अगरचे मैंने उनसे एक सवाल जरूर किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या ऑपोजिशन अलायंस को हेड कर सकते हैं, और क्या आप लोग कंफर्टेबल होंगे इससे, क्योंकि एक तरफ अचकजई साहब हैं और अचकजई साहब की सरबराही में तहरीक तावुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, अगर वो हटते हैं मौलाना साहब को क़यादत दी जाती है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मौलाना साहब का कोई ऐसा नजर भी नहीं आ रहा और ना ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देगा। सो लिहाजा पीटीआई बहुत क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत किस तरह से एक टफ टाइम देती है और क्या कुछ करने जाती है, क्योंकि एहतजाज के लिए कुछ ना कुछ एक मोमेंटम बिल्डअप किया जाएगा, बज़ाहिर अभी नहीं नजर आ रहा, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं नवंबर में कुछ कुछ होगा, लेकिन नवंबर के बाद बहुत कुछ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगा कीजिए।